स्वागत है आपका एमएसपी द लर्निंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं विमल जैन और आज हम आपके सामने लेके आए हैं रिवीजन टेस्ट पेपर राजनीति विज्ञान कक्षा 11वीं का। इसके पहले की लेक्चर सीरीज़ में हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे बता चुके हैं और इस लेक्चर में हम आपको प्रश्न क्रमांक 5 से लेके प्रश्न क्रमांक 18 तक के सारे क्वेश्चन करवाएंगे। 19, 20, 21 प्रश्न क्रमांक रह गए हैं तो वो हम इसके जस्ट बाद नेक्स्ट सीरीज़ में डाल देंगे। तब तक आप ये क्वेश्चन करिए, तब तक मैं वो क्वेश्चन लेके आ जाऊंगा। तो आज देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लेके आगे के क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 आपका था संविधान के किन्हीं दो स्रोत बताइए, या फिर अथवा में था प्रारूप समिति के सदस्यों के नाम लिखिए। तो इसमें हम संविधान के प्रमुख स्रोत जानेंगे। तो संविधान के प्रमुख स्रोत, एक तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1935 का भी हमारे संविधान पर असर रहा। इसके अलावा कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन संविधानों से हमने सोर्स के रूप में यूज़ किया। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 ग्राम पंचायतों के कार्य और नगर पालिकाओं के अनुसूची 12 के तहत कार्य पूछे थे। तो ये कार्य भी हमने आपको उसी में वर्णन कर दिए थे, तो ये यहाँ लिखना भूल गए, तो वो भी आप पिछले लेक्चर से निकाल लेना। फिर इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 7। तो प्रश्न क्रमांक 7 है भारतीय संघ। प्रश्न क्रमांक आपका 7 था भारतीय संघ में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को पहले राज्य का दर्जा था, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो अलग अलग हो गए और दमन दीव व दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया। तो इस तरीके से 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 8, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से अभिप्राय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न पहुंचाएं, ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके, और सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णय में हस्तक्षेप न करें। तो ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 9, और प्रश्न क्रमांक 9, राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है। तो राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता। जिस तरीके से लोकसभा हर 5 साल में विघटित हो जाती है, लेकिन राज्यसभा विघटित नहीं होती। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इसलिए राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है। फिर है प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10 था प्रधानमंत्री के 4 महत्वपूर्ण कार्य लिखिए, अथवा राष्ट्रपति शासन किसे कहते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे राष्ट्रपति शासन के लिए राष्ट्रपति शासन किसे कहते हैं। तो राष्ट्रपति शासन का मतलब होता है जब भी देश में किसी हिस्से में या पूरे देश में या किसी राज्य में बाह्य आक्रमण या आंतरिक संघर्ष की वजह से समस्या हो जाए, यानी उस राज्य का शासन संविधान के अनुरूप ना चले, यानी केंद्र के निर्देशों के अनुरूप ना चले, या फिर कोई बाह्य आक्रमण की उम्मीद हो, तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 356 और 365 के तहत देश में या राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो जब देश में या देश के किसी हिस्से में किसी राज्य में बाहर का शासन संविधान के अनुरूप ना चलाया जा रहा हो, या फिर उसे किसी बाहरी खतरे की आशंका हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार संविधान के अनुसार चलाने में असफल रही हो, या फिर वहाँ की राज्य सरकार जो है वो संविधान के अनुसार शासन चलाने में असफल रही हो, ऐसी स्थिति में राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर उस राज्य में आर्टिकल 356 और 365 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो ये राष्ट्रपति शासन लगाने की तरीका क्या है, राष्ट्रपति शासन। फिर उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 है एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या है, अथवा वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ है। तो इसमें हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति जानेंगे। एकल संक्रमणीय मत पद्धति हमारे देश में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में और राज्यसभा के चुनाव में यूज होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो जानेंगे कि क्या है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। एकल संक्रमणीय मत पद्धति में प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दी जाती हैं जिस अनुपात में उन्हें वोटों का हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की प्राथमिकता सूची जारी कर देती है और अपने उतने ही प्रत्याशी को उच्च प्राथमिकता सूची से चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। इस प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 11। अब बात करेंगे हम प्रश्न क्रमांक 12 की। तो प्रश्न क्रमांक 12 था आपका, प्रश्न क्रमांक 12 है संविधान की प्रस्तावना लिखिए, अथवा भारत की संविधान सभा पर नोट लिखिए। तो यहाँ हमने आपको संविधान की प्रस्तावना लिख के दे दी है। संविधान की प्रस्तावना है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 12 हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 13, प्रश्न क्रमांक 13 था भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ, समझाओ अथवा भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण लिखिए। तो भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण जैसे एकीकृत न्यायपालिका का होना, एकल संविधान का होना, संविधान का लचीलापन होना, सुदृढ़ केंद्र का होना यानी केंद्र शक्तिशाली होना, आपातकालीन उपबंधों का होना, एकल नागरिकता, ये संविधान के एकात्मक लक्षण है। फिर इसके बाद अगला है प्रश्न क्रमांक 14। तो प्रश्न क्रमांक 14 आपका है चुनाव आयोग के कार्यों को लिखिए अथवा सर्वाधिक वोट से जीत व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। तो इसमें हमने सर्वाधिक वोट वाली जीत व्यवस्था से क्या अभिप्राय है उसको लिखा है। इस व्यवस्था में जिस प्रत्याशी को अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं उसे ही निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। विजयी प्रत्याशी के लिए जरूरी नहीं कि कुल मतों का बहुमत मिले। इस विधि को जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली भी कहते हैं। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 14। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 है किसी राज्य के गवर्नर के लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं अथवा किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होती है। तो यहाँ पे हम किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कैसे उसको देखेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति से पहले उसे राज्य की सरकार से सलाह लेना जरूरी है तथा किसी भी राज्य का राज्यपाल उसी राज्य का मूल निवासी नहीं होना चाहिए। ये मतलब जो भी राज्यपाल बनता है वो उस राज्य का नहीं होना चाहिए, यह प्रावधान है। मतलब ये सरकारी आयोग की रिपोर्ट के बाद डाला गया था कि उसने सिफारिश की थी कि राज्य का राज्यपाल जो है वो उसी राज्य से नहीं होना चाहिए। तो ये प्रावधान अब अपनाया जाता है और राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। तो और राष्ट्रपति उसको कभी भी हटा सकता है, ध्यान रहे। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 है विधानमंडल के 2 विधायी कार्यों का वर्णन कीजिए या अथवा में क्वेश्चन था अध्यक्षीय शासन प्रणाली के 2 मुख्य दोषों का उल्लेख कीजिए। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली को हम देखेंगे क्योंकि शासन प्रणाली एक संसदीय शासन प्रणाली होती है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली होती है। जैसे कि अमेरिका में अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। तो अध्यक्षीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति, राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है और इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। तो राष्ट्रपति का पद एकदम शक्तिशाली हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी एक दोष है उसका, क्योंकि डेमोक्रेसी में कोई भी पद एकदम शक्तिशाली नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा, ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, जिसकी वजह से कभी कार्यपालिका और विधायिका में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे अमेरिका में अगर आप न्यूज़ देखते हैं तो देखते होंगे कि अधिकांशतः किसी मैटर पे सीनेट और राष्ट्रपति के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक दूसरे के बिल पे हस्ताक्षर करने से या पास करने से मना कर देते हैं। तो ये इसका एक दोष है कि ऐसी स्थिति डेमोक्रेसी में नहीं बननी चाहिए। फिर उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 आपका है चित्र देखकर पहचानिए एवं इन पर एक एक वाक्य लिखिए। तो ये जिसने भी पेपर बनाया है वो अपना चित्र लगाना भूल गया और उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि चित्र देख के बताइए और इस पर एक एक वाक्य लिखिए। तो इस क्वेश्चन का तो कोई सार वैसे भी समझ में नहीं आता क्योंकि चित्र कोई दिया नहीं। फिर प्रश्न क्रमांक 18। प्रश्न क्रमांक 18 है जनहित याचिकाओं गरीबों को किस तरह मदद करती है अथवा उच्चतम न्यायालय के प्रमुख क्षेत्राधिकार को विस्तार से समझाइए। तो यहाँ हमने उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को आपको समझाया है। तो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार हैं सबसे पहले मौलिक क्षेत्राधिकार, ये मौलिक क्षेत्राधिकार है। तो मौलिक क्षेत्राधिकार इसके अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच था विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा किया जाता है। फिर दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, पहला मौलिक क्षेत्राधिकार, दूसरा अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करनी होती है। फिर है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, जनहित के मामलों में तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना भी सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख क्षेत्राधिकार में है। फिर है रिट संबंधी क्षेत्राधिकार, इसके अंतर्गत व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश, उत्प्रेषण तथा अधिकार परीक्षा जारी करने का अधिकार है। तो सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी करता है तो वो भी इसी के प्रमुख क्षेत्राधिकार में आती हैं। फिर है विशेषाधिकार, भारतीय भूभाग के किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दी गए फैसले पर स्पेशल लेग पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 18 तक के सारे क्वेश्चन अपने सॉल्व हुए। 19, 20 और 21 इसको हम जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे आपके सामने। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और ये वीडियो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और सबका पेपर हो सके और आप कुछ जान सकें सवालों के जवाब। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं कि उस पर हम वीडियो लेकर आएँ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपके सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।